हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरी मैराथन क्लास देखेंगे इंपॉर्टेंट क्लास की, तो शुरू से लास्ट तक आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। और इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मेरा पूरा फोकस है कि आपका सिलेबस कवर हो जाए, चाहे वो ईवीएस का हो, हिंदी का हो, सीडीपी का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। इस चैनल की खास बात है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर किए जाते हैं। तो चलिए शुरू से लास्ट तक आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में करेंगे, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग चीटिंग नहीं करते हैं। आप लोगों के फायदे के लिए पहला फायदा ये, हमें ये पता चले कि आप लोग चीटिंग करते हैं कि नहीं, ऑनेस्टी के साथ रिप्लाई करते हैं कि नहीं, ये, और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, आपका तैयार है कि नहीं, ये पता चलेगा। दूसरी चीज़ ये, जितनी भी रिप्लाई आप लोग करेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वेरी गुड, क्वेश्चन स्टार्ट करिए जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोग फास्ट रिप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी से रिप्लाई, एकदम से एक्टिव फॉर्म में। अगर आप लोग वनडे एग्जाम टारगेट चैनल पे जुड़े हैं तो आपको एकदम से एक्टिव रहना, जोश के साथ, जुनून के साथ आपको रिप्लाई करना है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, फ्रॉबेल। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक फ्रॉबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बच्चों का उद्यान, बच्चों का बगीचा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। विकल्प यहाँ पे आपका विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स, इनमें से कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, थॉर्न महोदय, FC थॉर्न। संकलनात्मक परामर्श क्या होता है? इस परामर्श में परामर्शदाता ना तो अधिक सक्रिय होता है और ना ही अधिक निष्क्रिय होता है, तो ऐसे परामर्श के जन्मदाता हैं FC थॉर्न। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? बच्चा कोई अवांछित व्यवहार कर रहा है, उसके संशोधन के लिए सबसे प्रभावी विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? आप लोग ऑप्शन जल्दी से चूज करिए, आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देते हैं। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? डी, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचारों का सुझाव देना। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे के अंदर जो अवांछित व्यवहार है उसके कारणों का पता लगाए और उसका उपचार करने की पूरी कोशिश करें, उपचार के लिए सुझाव दे, जैसे भी उपचार हो सके उसे करना चाहिए। डिसलेक्सिया संबंधित है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे जरूर पूछा जाता है, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, अफेजिया, इन सब से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है डिसलेक्सिया। गणितीय कौशल संबंधी समस्या से डिस्कैल्कुलिया, लेखन संबंधी समस्या से आपको मैंने बताया है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ये सब किसके लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं? दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, CWSN का अर्थ क्या है? CWSN, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, या एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN। इसका फुल फॉर्म है चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? परामर्श का एक तत्व कौन सा नहीं है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है वृत्तिक वृद्धि। परामर्श का तत्व साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण होता है, किंतु इसमें वृत्तिक वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है?
मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सी, इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। सन 1942 ईस्वी में प्रयागराज में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया। हमने आपको समावेशी शिक्षा पढ़ाया था, उसमें सारी चीज़ें सब पढ़ा दी हैं। आपको वो वीडियो कम्युनिटी पे डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी, वन मानुषों से। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। अधिगम का पठार है। अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अपराध। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। देखिए, अधिगम का पठार है क्या? अधिगम का पठार या सीखने का पठार? जैसे सिंपल सी बात आप देखिए, हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते हैं। हम उन्नति कभी कम और कभी अधिक करते हैं। जो हमारी उन्नति कभी अधिक कभी कम होती रहती है। कुछ समय बाद ऐसा अवसर भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल नहीं होती है, और अपनी इस उन्नति को अगर हम एक ग्राफ पेपर पे अंकित करें तो उन्नति पहले कम, फिर कभी अधिक, कभी कम, कभी अधिक, ऐसे होता रहता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इस सपाट स्थल को क्या कहेंगे? सीखने का पठार कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं, जब उन्नति रुक सी जाती है। ठीक, चलिए, हम जैसे शुरू में अंग्रेजी पढ़ना, कार चलाना, ये सब सीखते हैं तो हमारी उन्नति शुरू से लास्ट तक हमेशा एक जैसी नहीं होती है। तो ये जब सपाट स्थिति आ जाती है तो इसी को कहते हैं अधिगम का पठार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, स्किनर साहब है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक एक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण किया जाए। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उसी व्यवहार का अनुकरण करके अच्छा सीखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता की संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोहलर, हल, कैंडलर, फिर ब्रेक। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता की संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? विकल्प आप सभी के सामने, W.L.N. बुश, डेविड ह्यूम, एचिसन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, डेविड ह्यूम शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। मेनली यहाँ पे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से एलन, बुश और एचिसन संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, दूरवर्ती स्तर। शिक्षण अधिगम का स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक शिक्षण नीति कौन सी नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा?
ऑप्शन सही हो जाता है आपके यहाँ पे बी, व्याख्यान। व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक अथवा एक कोई विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, प्रकट करके वो चले जाते हैं। बस वो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपना वो व्याख्या देते हैं, अपने व्याख्यान वो देते रहते हैं, लेक्चर वो बताते रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता एक नहीं है? कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। चारों में से एक है जो समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। आप लोगों को टाइम दे देते हैं, आप लोग जल्दी से ऑप्शन चूज कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग पढ़िए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, यह केवल विशेष, केवल जुड़ना ही नहीं है इसमें, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। केवल शब्द ही नहीं होगा समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा का अर्थ है विभिन्न अक्षमता वाले बच्चे को नियमित कक्षाओं में, जो अक्षम है उनको भी, जो सामान्य है उनको भी, साथ में बिना किसी भेदभाव के एक ही कक्षा में शिक्षा देना क्या होता है? समावेशी शिक्षा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसमें अभिभावक कथन शामिल नहीं है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, अभिभावक कथन। फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन शामिल है, लेकिन अभिभावक कथन ये शामिल नहीं है। आप लोग अच्छे से अगर बीएड बीटीसी पढ़े होंगे तो इसमें होगा। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या शब्द? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, रूपग्राम। नेक्स्ट है, हम करके सीखते हैं ये किसने कहा था? हम करके सीखते हैं ये किसने कहा था? कथन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डॉक्टर मेस। डॉक्टर मेस के अनुसार हम करके सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे, जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। अच्छा सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, वर्णन, स्मृति, बोध, चिंतन, ये सभी शिक्षण के 3 स्तर। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। क्या निहित है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, उद्दीपक सामान्यीकरण। जब बच्चा काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार का अनुबंधन हो जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। देख करके वो डरने लगता है। उद्दीपक जो वातावरण में क्रिया हो रही है उसे कहते हैं उद्दीपक, जो कुछ जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो कहलाता है उद्दीपक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? जब आप पढ़ाने से पहले शिक्षण विधि चुन रहे होते हैं, उसका चयन कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए, और इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर ये दिमाग में होना चाहिए, व्यक्तिगत भेद, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये होना चाहिए, अभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रकृति ये भी ध्यान में होना चाहिए। अभावक की पृष्ठभूमि का शिक्षण विधि का चयन करने से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? पूछा जा रहा है बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है विशेषता नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, जिज्ञासा की कमी। जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन, उद्भवन, अभिप्रेरण, प्रबोधन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अभिप्रेरण। अभिप्रेरण
सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजन, उद्भवन और प्रबोधन ये आते हैं, लेकिन अभिप्रेरण सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। निम्न में से कौन सा वृद्धि है? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है नैतिक विकास, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, शारीरिक विकास। वृद्धि और विकास के चरण कैसे चलते हैं? देखिए, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा संवेगात्मक है, चौथा नैतिक, फिर पांचवा सामाजिक। इस तरीके से क्रम चलता है। नेक्स्ट है सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? संशोधन, बचाव, विस्तार, प्रसार। बढ़िया सा क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है संशोधन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, परिमार्जन है। अगला है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, प्रसूत अनुबंधन के लिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? आपको मैंने क्वेश्चन करवाया, आप ध्यान देंगे। अगर पूरी वीडियोस हमारी सही से आप लोग देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आप लोग कर नहीं पाएंगे। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 5 उप परीक्षण होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें 5 उप परीक्षण होते हैं। पहला कोर्स ब्लैक डिजाइन टेस्ट होता है, दूसरा है पास अलोंग टेस्ट होता है, तीसरा है पैटर्न डिजाइन टेस्ट होता है, चौथा इमीडिएट मेमोरी टेस्ट होता है, पांचवा पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? आपको ये क्वेश्चन हम कई बार करवा चुके हैं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। अगला है क्रेशमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रिश का है, सुडॉल का है, गोल का है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। देखिए, क्रेशमर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया। किसके आधार पर? शरीर की रचना के आधार पर। पहला है इसमें लंबकाय या कृशकाय, दूसरा सुडॉल काय या पुष्टकाय, तीसरा है गोलकाय या स्थूलकाय। सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, आप ध्यान दीजिए। अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता। जल्दी से बताइए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, स्मृति। यह मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित है, संघनन का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाते हैं अंतर्दर्शन। एल्बर्ट बंडोरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एल्बर्ट बंडोरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या मनोलैंगिक विकास। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। बंडोरा और बाल्टर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1963 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम वक्र में पठार बनता है, कब बनता है? परिपक्वता के कारण, तो सीखना और अच्छा होता है। अभिप्रेरणा के कारण, और अच्छा सीखा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, थकान के कारण। सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती। अभी मैंने आपको बताया सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती रहती है। इसका मेन कारण क्या होता है? थकान है।
थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर इसमें कैसी हो जाती है स्थिति, पठार जैसी हो जाती है, ठीक है, रुकी रुकी सी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपी टेट का जो सीडीपी आता है, कहाँ से कैसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ कंफर्म नहीं है। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। सीटेट का सीडीपी करना आसान होता है, यूपी टेट का नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्या पूछ लेते कुछ कंफर्म नहीं है। क्लाउडर पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, व्यक्तित्व के मापन में। क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। यह कैसा परीक्षण है? प्रक्षेपी है, प्रोजेक्टाइल, इस प्रकार का ये परीक्षण है, प्रक्षेपी। निम्न में से कौन सा शेष, निम्न में से एक कौन है जो तीनों से भिन्न है? टीएटी हो गया, 16PF हो गया, रेवन का परीक्षण हो गया, ड्राई मैन का परीक्षण हो गया। अब यहां पे देखिए ऑप्शन आपके यहां पे सही हो जाता है सी, रेवन का परीक्षण। टीएटी 16PF और ड्राई मैन परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि रेवन का परीक्षण क्या है? ये अशाब्दिक परीक्षण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है 7, यहां पे देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका पूछी जा रही, क्या है इसकी माध्यिका? माध्यिका है 8 है, 9 है, 10 है, 9.5 है। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका बराबर n/2 वां पद, ध्यान दीजिएगा, n/2वां पद। n में 2 का भाग दीजिए, n कितनी है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2 कितना हुआ? अब 3वां पद कौन सा है? 1, 2, 3, ठीक है, ये देखिए 3 और 10, इसके बीच 9.5। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी, 9.5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको यहां पे बताना है विकल्प आपका कौन सा सही होगा। थॉर्नडाइक गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक ने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें कोहलर, कफका ये सभी प्रमुख हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है क्या? संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, संवेग। मैकडूगल के अनुसार संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताया और 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को, देखिए पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? अर्थ प्रदान करना क्या होगा? संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 5 वर्ष के मोहन की वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आई क्यों पूछा जा रहा है? बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु कितनी है? 8, और यहाँ पे देखिए वास्तविक आयु 5 वर्ष, 8/5 गुणे 10, 100, ठीक है, 10, 20 हो गया। अब 20 × 8 कितना हो जाएगा? 180 बुद्धि लब्धि, 160 बुद्धि लब्धि।
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी 160। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी 36 से 49। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चाहे लाइव हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, जैसे भी आप लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। एक लाइक और एक शेयर, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग भी एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए, अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो। ठीक, चलिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, कौन सी है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी पूर्व संक्रिया की अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। पहली एक संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष है, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष है, चौथी है औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से लेकर के 14 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक आपको बताना है। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, ये सभी। विकल्प आपका सही हो जाता है डी, सब कुछ शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने चिंतनशील सोच की अवधारणा 1910 में दी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी कल्पना। आगमनात्मक तर्क के स्तरों के अंतर्गत अवलोकन है, प्रयोग है, सामान्यीकरण है, लेकिन कल्पना इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या है? अभी मैंने क्वेश्चन करवाया, विस्मरण है। सीखी गई बात को धारण करने और फिर से स्मरण, पुनः याद करने में असफल होना विस्मरण है, भूलना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है किसमें? केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में पाई जाती हैं और यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है। मैकडूगल ने ही कहा है, मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। कहने का मतलब, मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है और यह जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है। ठीक, एक बार आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, फटाफट से लाइक और शेयर जरूर करिए, लाइक शेयर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कोलवर के सिद्धांत के, यहाँ पे आप लोग जोड़िए, पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किधर की तरफ मुड़ेगा? विकल्प आप सभी के सामने, ऑप्शन आप लोग चूज करिए। आप लोगों को 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देंगे, तो जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ। देखिए आपको यहाँ पर डिटेल में बताते हैं, कोलवर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बालक नैतिक विकास 3 सोपानों के अंतर्गत नैतिक विकास उसमें कंप्लीट होता है। तीनों सोपान कौन कौन से? पहला होता है आत्मकेंद्रित निर्णय होता है उसका, इसमें बालक अपनी इच्छा से, ये जो उसको नहीं पसंद होता, पसंद या नापसंद से हटकर किसी भी नियम का वो परवाह, किसी भी नियम की वो परवाह ही नहीं करते हैं, अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार ही वो निर्णय लेते हैं। दूसरा होता है दंड या आज्ञा पालन,
इसमें बालक का जो नैतिक व्यवहार होता है दंड या आज्ञा पालन से निर्धारित होता है। ठीक है। तीसरा होता है यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता। इसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को देखता है और कोई भी व्यक्ति केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी हेल्प किए होता है, जो उसकी सहायता करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ये अंतर्निहित संभावित दंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कोलबर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है किसके द्वारा? चारों विकल्प में से यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक और एक शेयर। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। मूल्य का तात्पर्य क्या होता है? मानव जीवन के वे सभी सकारात्मक गुण जो लोगों को इम्प्रेस करते हैं, जैसे नैतिक आचरण हुआ, आपकी संस्कृति हुई, स्पिरिचुअलिटी हुई, ये सभी। ये एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, किसी भी तरीके से धनार्जन, ये क्या है? ये अनैतिक है, ये मूल्य नहीं है, ये दोष है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान, आसान सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा मनोविज्ञान इसी पर ही टिका हुआ है। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम, शिक्षण कौशल सभी कुछ छात्र के अनुकूल तैयार किया जाता है, जिससे कि छात्र आसानी से अधिगम कर सकें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझ सकता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है शिक्षा, यहां पे देखिए बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा, शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, बालक है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, शिक्षण व्यवस्था भी उसी के अकॉर्डिंग की जाती है, सब कुछ बालक के हिसाब से ही किया जाना होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। बाल जो मनोविज्ञान है उसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से जैसे बाल मनोविज्ञान, तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन होगा? बालक के व्यवहार का, बालक के व्यवहार के परिवर्तन को एनालिसिस किया जाता है, फिर उसका अध्ययन किया जाता है और उसी की अलग अलग अवस्थाओं में जो जो उसकी ज़रूरतें होती हैं उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान की जाती है, वैसा मार्गदर्शन दिया जाता है, सब कुछ ऐसा ही किया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे? परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, प्रतिक्रिया। देखिए, व्यक्ति का विकास धीरे धीरे होता है और जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। इसी प्रकार से उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। उद्दीपन, जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं, उद्दीपन मतलब बाह्य पर्यावरण में जो कुछ भी हो रहा है वो उद्दीपन है। जैसे
एक मोमबत्ती आप लेके जा रहे हैं, हाथ उसके सामने कर दिया तो हाथ आपका जल गया और आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो यहाँ पे मोमबत्ती का जलना क्या है? उद्दीपन है। और आप हाथ जो हटा लेते हैं वो क्या है? प्रतिक्रिया है। ठीक है, ये उद्दीपन हो गया और ये प्रतिक्रिया हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये जीवन का समग्र भाग नहीं है। वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। चारों में से आपका बेटर ऑप्शन है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, लेकिन जो वर्तमान शिक्षा है इस उद्देश्य में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। मेनली ये रोजगार परक होकर के रह गई है। इसमें व्यक्तित्व का विकास कम है, जॉब जल्दी से मिले ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए किसके बारे में? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? अपने एवं छात्रों के बारे में। ठीक है, ऐसा करने से छात्र शिक्षक के व्यक्तित्व और शिक्षक छात्र की रुचि, योग्यता और उसके परिवेश के बारे में जान सकेंगे और इसकी सहायता से शिक्षण कार्य आसानी से होने लगेगा, इंटरेस्ट के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मेनली शिक्षक छात्र अंतरक्रिया जरूरी होती है, इस वजह से अपने और बच्चों के बारे में बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, ए बुनियादी शिक्षा प्रणाली। वर्धा शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके भावी जीवन में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, इसीलिए इसमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे हस्तकला था, कृषि था, इन सभी का प्रावधान था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृतवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्रकृतवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, बालक। इसके अनुसार भी बालक ही है। ठीक है, प्रकृतवाद के प्रमुख चिंतक कौन है? रूसो। मुख्य चिंतक में रूसो का ही नाम आता है। रूसो के अनुसार शिक्षा का मुख्य केंद्र बालक होता है और बालक को ही शिक्षा का केंद्र मानकर शिक्षा देनी चाहिए, ये आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस में है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? योजनाएं है ना लास्ट में, समावेशी शिक्षा में, परामर्श और निर्देशन में। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ओके, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ये होना चाहिए 1994। चलिए हम लोग मान लेते बी ऑप्शन। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है स्वामी विवेकानंद। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? इनमें कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, शारीरिक प्रयोजन को प्राथमिक प्रयोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? संप्रेषण, कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? वैदिक, बौद्ध, मुस्लिम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है वैदिक काल में। इस संस्कार के बाद ही बालक गुरु के साथ आश्रम जाकर के वेदों की शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? बेसिक शिक्षा हेतु
ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, हस्तकला केंद्रित। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा के लिए गांधी जी द्वारा वर्धा कमीशन का निर्माण किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा की गई थी। इस कमीशन ने हस्तकला के द्वारा शिक्षा देने का सुझाव दिया था, जो गांधी जी के कहने में इसे कौशल के रूप में शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास भी किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार क्या है? प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार क्या है? संपूर्ण समूह का हित। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? कौन सा कारक है? चारों विकल्प में से आपको चूज करना है। भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, संस्कृति और परीक्षण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं किसमें? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, विद्यालय में। इस आयु वर्ग को विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है। 6 से 10 वर्ष को विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाता है, वहां पर मित्र बनाता है। इसी अवस्था में ही पहली बार बालक अपने पारिवारिक परिवेश से निकल करके बाहरी परिवेश में प्रवेश करता है, इसलिए इनकी रुचि विद्यालय में बढ़ती है। नेक्स्ट है, एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकीकरण सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? एक विषय पर सर्वाधिक और आधुनिकीकृत होगा सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, शब्द। देखिए, अगला क्वेश्चन है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। किससे गहन संबंध रखता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत से संबंधित है आइडेंटिकल एलिमेंट्स। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक सिद्ध हो सकते हैं जब इन दोनों विषयों में कुछ तत्व आइडेंटिकल हो, कुछ तत्व समान हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। चारों विकल्प में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा या कौन से अच्छे अनुशासन के मुख्य तत्व हैं? कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड। तो अच्छे अनुशासन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ये सभी आवश्यक है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है किससे? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। सेम डेफिनेशन से क्वेश्चन उठा लिया गया है। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या कोमल शिल्प उपागम दोनों एक ही नाम है। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय सेकंड या कोमल शिल्प उपागम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। इस उपागम में मेनली क्या होता है? शिक्षण व सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे से सिखाया जा सके, उनके व्यवहार में जो हम परिवर्तन चाह रहे हैं वो परिवर्तन लाया जा सके, यानी कि अपेक्षित परिवर्तन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण।
विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में अध्यापक की भूमिका और विद्यालय के वातावरण की स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से सभी पर? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, इनमें से सभी पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, विद्यालय संगठन, विषय निर्धारण, वित्तीय सहायता। तो आप सभी जान रहे हैं ऑप्शन आपका सही हो जाता है पाठ्यपुस्तकों का निर्माण। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में मनोविज्ञान का प्रयोग कर रही है, जिससे कि विद्यार्थियों में बौद्धिक भिन्नता और विभिन्न बौद्धिक स्तरों पर समान पाठ्यक्रम लागू किया जा सके। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है ए, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किस पर दिया गया है? विकल्प आप सभी के सामने, जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण छात्र के मानसिक क्षमता एवं आयु वर्ग को ध्यान में रख करके किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? देखिए इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, ये भी है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, अब ये चहुमुखी, यहाँ पे चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है। तो विकल्प आपका सही हो जाता है सी, ये नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान करता है, न कि अंग्रेजी भाषा में। मातृभाषा में बालक स्वयं को एक सहज स्थिति में पाता है और जो लर्निंग होती है वो आसानी से और तीव्र गति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा के समक्ष मार्च 1910 में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधी बिल को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है, कैसा परीक्षण है? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, प्रक्षेपण परीक्षण, प्रोजेक्टाइल टेस्ट है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? हरमन रोर्सा नामक स्विस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी में की थी। इसीलिए इसे रोर्सा मसी लक्ष्य परीक्षण या रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा सी। व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया था। समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, स्प्रेंजर ने। अगला क्वेश्चन है, बाल अंतर्बोध एपर्सेप्शन है। एपर्सेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? सीएटी, चाइल्ड अपर्सेप्शन टेस्ट। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बैलक ने किया था। सीएटी का निर्माण 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के बालकों के व्यक्तित्व मापने के लिए किसने किया? लियोपोल्ड बैलक के द्वारा किया गया। कब? 1948 में किया गया। इस परीक्षण में कितने चित्र होते हैं? 10 चित्र होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, दिवा स्वप्न देखने वाला। बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व होते हैं उनके कौन कौन से लक्षण? मिलनसार होते हैं, नेतृत्व की क्षमता होती है उनमें, अव्यक्त की क्षमता होती है, ये सभी होते हैं। दिवा स्वप्न देखने वाले जो लक्षण होते हैं किसमें होते हैं? अंतर्मुखी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? ध्यान से आप सभी लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है मजबूत भावना, पसंदगी और नापसंदगी।
आसान सा है। एक संतुलित व्यक्तित्व है जिसमें क्या होगा? ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम और पराहम इन 3 घटकों का उल्लेख किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, सही है। व्यक्तित्व को ढालने के लिए, सही है। दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर है। आसान सा देखिए क्वेश्चन है, सब कुछ बता दिया गया इस क्वेश्चन में। गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सिद्धांत में मानव के मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न व्यवहार का आकलन किया जाता है। इस सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। आप सभी जानते, अभी मैंने सुबह की वीडियो में बताया। फ्रायड चेतन की अपेक्षा अचेतन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क एक बड़ी वर्ग के चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ये सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण इनका व्यवहार होता है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है टी, 1910 में। 1910 में जुंग ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका विकास किसने किया? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है हरमन रोरसा। यह परीक्षण व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसके साथ? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या ये सभी? तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, ये सभी। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेता है। तो पर्यावरण, जीवन और प्रकृति के साथ समायोजन, यह व्यक्तित्व जो होता है स्थायी समायोजन के प्रमुख लक्षण है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? व्यक्तित्व विकास की अवस्था, ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अधिगम एवं वृद्धि, दूसरा है अधिगम एवं परिपक्वता, तीसरा है विकास की प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था, चारों विकल्प में से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है अधिगम एवं वृद्धि, दूसरा है अधिगम एवं परिपक्वता, तीसरा है विकास की प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, बचपन अवस्था, जिसे बाल्यावस्था भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में ही बालक का संपूर्ण सामाजिक विकास होता है, इसलिए बालक के व्यक्तित्व की नींव बाल्यावस्था में पड़ती है, ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है,
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, व्यक्तित्व को मापने की एक कौन सी विधि है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, प्रक्षेपी तकनीकी है। इस परीक्षण का निर्माण मार्गन और मुरे के द्वारा 1935 में किया गया था। इस परीक्षण में कुल कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है? 31 कार्डों का। इस परीक्षण का प्रयोग 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है छात्र केंद्रित। प्रकृतिवादी रूसो के अनुसार शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब वो छात्र केंद्रित हो, और आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है तो पाठ्यक्रम भी कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितने प्रतिशत होना चाहिए? 1986 के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होता है? ए, 6%। भारत के प्रधानमंत्री उस समय के राजीव गांधी द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू किया गया, जिसमें शिक्षा के लिए धन की कमी को पूरा करने के लिए कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। यही सुझाव 1964 में कोठारी आयोग के द्वारा भी किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यही सुझाव 1964 में कोठारी आयोग के द्वारा भी किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, एक बार जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे अभी जुड़ चुके हैं, जितने भी लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करिए, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए 100% पूरी ऑनेस्टी के साथ। जल्दी से एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कवर करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से रिप्लाई करिए, क्वेश्चन फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था किसका? कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 और यहाँ पे 2005। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 किसके काल में आई थी? अभी मैंने बताया राजीव गांधी जी के काल में। इसी योजना के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम का अभियान चलाया गया था। इस अभियान का ये मतलब था कि जो स्कूल में न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। जैसे किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम 2 बड़े कमरे, 2 शिक्षक जिसमें कम से कम 1 महिला हो, आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, ये सभी शिक्षण सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। न्यूनतम जो आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप सभी जान रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा जा रहा सही है। चलिए आप लोगों को 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बड़े हैं तो थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगेगा, तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कोलवर के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित होती क्या कहलाती है? कौन सी अवस्था? अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है पूर्व नैतिक अवस्था। इससे पहले क्वेश्चन आप लोगों ने कवर किया। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे आचरण का अनुसरण जल्दी करते हैं, तो नैतिकता विकास बच्चों में हो अच्छे तरीके से हो तो शिक्षक को स्वयं नैतिकता के गुणों और स्वच्छ आचरण को अपने व्यवहार में लाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोल्वर विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र के
किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, नैतिक क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बालक के नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर बताए हैं। कौन कौन सा? पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। 3 स्तर बताए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसे, ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? जिसे ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। सुपरस्टार वही होता है जिसे ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। नेक्स्ट है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीटेट 2013 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा के द्वारा संस्कृति की निरंतरता बनाए रखने में सहायता मिलती है, संस्कृत के हस्तांतरण में, संस्कृत के परिष्करण में, संस्कृत के विस्तारण, इन सभी में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का कार्य होता है, विद्यालय का क्या कार्य होता है? संस्कृत का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, ये सभी काम है विद्यालय का। निरीक्षण विधि में किया जाता है, क्या काम किया जाता है? अपना अध्ययन या अपने व्यवहार का अध्ययन या दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों की जांच का अध्ययन करता है। निरीक्षण में स्वयं का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। स्वयं का मूल्यांकन कोई भी करेगा तो अपना ही अच्छा करेगा, तो पक्षपात होता है। इसीलिए निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ताकि जांच आप बिना किसी भेदभाव के पक्षतापूर्ण न करके अच्छे तरीके से करें। अगला है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? पूछा जा रहा है क्या सही नहीं है केस अध्ययन विधि। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, यह विधि बहुत जटिल होती है, यह सही नहीं है। बहुत ही सरल और सस्ती विधि है, इसमें किसी घटना को आप लोग अच्छे तरीके से आसान वे में जान सकते हैं ये अध्ययन विधि के माध्यम से। एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट है, परिपक्वता का एक उदाहरण। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है क्या? चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना, चलना। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, चलना। परिपक्वता एक कॉन्टिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक का शारीरिक विकास होता है। जिसमें क्या क्या शामिल होता है? शरीर में विकास, उत्तरोत्तर विकास, चलना, खेलना, ये सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है किस पे? ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर, छात्र अनुराग पर। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, आयु स्तर पर। ठीक है, संभागी समूह के द्वारा समान आयु स्तर के बालकों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करके उनको और बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए विद्यालयों में सर्वप्रथम इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? वृद्धि के बारे में क्या नहीं सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या सही होगा? शारीरिक होती है, मात्रात्मक होती है, मापनीय होती है, ये सभी सही। ऑप्शन आपका डी है जो सही नहीं है। आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही होगा, लेकिन वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो वृद्धि होती है, ग्रोथ, ये डेवलपमेंट का एक भाग होता है, ये विकास में समाहित होती है। देखिए, वृद्धि एक शारीरिक प्रक्रिया है, शारीरिक होती है। मात्रात्मक रूप में इसे दर्शाया जा सकता है। चलिए आपको विकास और वृद्धि में कुछ अंतर बता देते हैं। जो वृद्धि होती है, अभी मैंने बताया कि ये विकास का एक भाग होता है। वृद्धि इधर है, विकास इधर है। वृद्धि शारीरिक होती है, लेकिन विकास शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों होता है विकास। वृद्धि मात्रात्मक रूप में हम इसे दिखा सकते हैं, लेकिन विकास को गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। वृद्धि मापनीय होती है, इसे मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता।
वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास मनुष्य में हमेशा होता रहता है, सतत होता रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, ध्यान से पढ़ लीजिए, 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा आपको टाइम दे देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, लाभकारी हो या हानिकारक। इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रशिक्षण से प्राप्त परिपक्वता लाभकारक है या हानिकारक, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। बात समझ आ रही है? आसान सा क्वेश्चन है, बस समझ नहीं पड़ता। आप लोग ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन देख करके, विकल्प देख करके छोड़ देते हैं। बहुत आसान सा था कि जो आप लोग प्रशिक्षण के बाद पा रहे हैं ज्ञान, लाभकारक है या हानिकारक, किस पर निर्भर करता है, किस प्रकार की विधियों का वहां पे प्रयोग किया गया है। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? कौन सा ऑप्शन यहां पे आपका सही होगा? परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। इसी स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अलग कैसे होती है वो बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, आसान सा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, विल्हेल्म वुंड ने। विलियम हुंट जर्मनी के दार्शनिक थे, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दोनों। विलियम हुंट ने 1861 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की और इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या है? विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है सी, मानव विज्ञान है, जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित, परिमार्जित, मनचाही दिशा में ले जाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली वो बना सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक लब्धि पूछा जा रहा है। गार्डन, शोलिन, वर्डन हॉल, सिल्वर्ट। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से आप लोग रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के, और आप लोग अपने स्कोरिंग में बताएंगे पूरे 130 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पाए हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई करेंगे। आपने अपनी स्कोरिंग ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? और हमेशा की तरह आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, और आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर के माध्यम से अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा। तो चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।